हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था आयनिक इक्विलिब्रियम का फर्स्ट पार्ट, जिसमें अपन लोगों ने एसिड बेस थ्योरीज के बारे में पढ़ा था। तो तीन तरह के एसिड बेस थ्योरीज अपन ने पढ़ी थी। तो पहला पढ़ा था अपन लोगों ने अरेनियस एसिड बेस थ्योरी, और फिर दूसरा पढ़ा था अपन लोगों ने ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड बेस थ्योरी, और तीसरा पढ़ा था अपन लोगों ने लोवेस एसिड बेस थ्योरी। तो उसमें अपन लोगों ने एसिड और बेस के बारे में जानकारी ली थी कि कब किस साइंटिस्ट ने किस बिहाफ पर एसिड्स किसी सब्सटेंस को एसिड बोला और किसी सब्सटेंस को बेस बोला। तो उसका जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। अरेनियस के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में H+ देते हैं वो एसिड होते हैं, जो OH- देते हैं वो बेस होते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन डोनर होता है यानी H+ डोनेट करता है वो एसिड होता है, और जो H+ यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो बेस होता है। और तीसरा अपन लोगों ने पढ़ा था लोवेस एसिड बेस थ्योरी। तो लोवेस एसिड बेस में जो लोन पेयर डोनेट करता है वो तो बेस होता है, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है। और एसिड की तरह कौन बिहेव करेगा? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। और जो लोन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा? तो उसके लिए मैंने आपको 2-3 कंडीशन बताई थी कि लोन पेयर एक्सेप्ट तब करता है जब उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल हो। लोन पेयर एक्सेप्ट वो तब करेगा जब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और लोन पेयर एक्सेप्ट वो तब करेगा जब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। और कुछ कैटायंस होते हैं वो आप लोगों के पास में एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और कुछ एनायंस होते हैं वो आप लोगों के पास में बेस की तरह बिहेव करते हैं। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट आज अपन आगे जो पढ़ेंगे वो कंडक्टिविटी से शुरुआत करने वाले हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं, और उसके बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अपन शुरू करते हैं कंडक्टर्स। एक होता है कंडक्टर्स और एक होता है नॉन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होंगे? ऐसे सब्सटेंस जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है वो कंडक्टर्स कहलाएंगे, और जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी वो नॉन कंडक्टर्स कहलाएंगे। सब्सटेंस which allows the passage of electricity और करंट। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं या फिर जिनसे करंट पास होता है वो तो कंडक्टर्स कहलाते हैं, और जिनसे इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास नहीं होगा वो नॉन कंडक्टर्स कहलाएंगे। तो कंडक्टर्स में कौन कौन आएगा? तो कंडक्टर्स में जनरली सारे के सारे मेटल्स आएंगे, और नॉन कंडक्टर्स में आप लोगों के पास में नॉन मेटल्स आएंगे। इसमें क्या आएंगे? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, यानी करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होगा उसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, या फिर इसका लेयर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर के रूप में होता है। एक दूसरी लेयर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर रहती है, तो लेयर के स्लिप होने की वजह से जो कार्बन की 4th वैलेंसी होती है वो फ्री रहती है, और उसी के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी शो करता है। ठीक है, या कंडक्टिविटी शो करता है। यानी ये आपके पास में एक एक्सेप्शन होगा, इस आपको याद रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन है। कंडक्टर्स में जो आएंगे वो आप लोगों के पास में मेटल्स आ जाएंगे, और नॉन कंडक्टर्स में आप लोगों के पास में ग्लास आ जाएगा, वुड आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा, और आपके पास में पेपर आ जाएगा, एक्सेट्रा। ये आप लोगों के पास में कैसे होते हैं? नॉन कंडक्टर्स। इनसे इलेक्ट्रिसिटी कभी भी पास नहीं होगी। यानी अगर इनको किसी स्विच के अंदर या किसी बोर्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर इनको डाला जाए और अगर अपन उसको छूते हैं तो अपने को करंट महसूस नहीं होगा, क्योंकि इनसे करंट जनरेट या करंट इनसे पास नहीं होता। ठीक है, एक्चुअल में बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो करंट होता है वो पास किन कारणों की वजह से होता है। तो इसके लिए 2 रीजंस मेनली है। तो कोई भी सब्सटेंस होता है उससे करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो मेनली 2 वजह से होती है। तो पहला अपन पढ़ते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, और दूसरा होता है फ्री आयंस। तो पहला अपन पढ़ते हैं कि उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दूसरा उनके पास में फ्री आयंस होते हैं, दूसरा उनके पास में फ्री आयंस होते हैं। तो दो रीजन है कि उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनके पास में फ्री आयंस होंगे। इन दोनों वजह से कोई भी सब्सटेंस होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री आयंस आर रिस्पांसिबल फॉर द फ्लोइंग ऑफ करंट इन एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी अगर पास होती है तो उसके पीछे ये दोनों होते हैं, या इनमें से कोई एक होगा, या तो आयंस होंगे या आप लोगों के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है बात? अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी अपन पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स तो पहले तो ये पढ़ेंगे, इसके टाइप पढ़ने से पहले ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। तो ऐसे सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशंस में आयंस के रूप में ब्रेक हो जाए, यानी किसी भी सब्सटेंस को, अगर किसी भी सब्सटेंस को उसके एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो अपने आयंस में डिवाइड हो जाए, यानी कुछ वो कैटायंस बना ले और कुछ वो एनायंस बना ले, तो उस सब्सटेंस को अपन इलेक्ट्रोलाइट बोला जाएगा। और जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो, और जरूरी नहीं है कि वो थोड़ा बहुत डिसोसिएट हो, कितना भी डिसोसिएट हो सकता है, वो उनकी कैटेगरीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? तो इसके डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, the substance which dissociates or breaks into their ions when dissolved in aqueous solution। तो ऐसे सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट बोला जाएगा जिनका अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए, उनको बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक आप लोगों के पास में होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे अपन पता करेंगे? तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, यानी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, उनको बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो बहुत कम या फिर कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होंगे उनको बोला जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो आप लोगों ने कोई AB एक इलेक्ट्रोलाइट लिया और इस AB इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप लोगों ने एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो इसने A+ और B- बनाया। तो मान लो ये AB जो है ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, यानी A+ और B- में कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, तो मैं आपको कह सकता हूं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो डेफिनेटली कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक तो ये कह सकते हैं कि इनका 100% डिसोसिएशन होगा, यानी इनका 100% डिसोसिएशन होगा। और अगर इनका 100% डिसोसिएशन होगा तो इनका अल्फा जो होगा वो 100% होगा, यानी परसेंटेज डिसोसिएशन कितना होगा? 100। या फिर इनका अगर अल्फा अगर फ्रैक्शन में लिया जाए तो इनका अल्फा कितना होगा? 1, यानी जितना था सारा का सारा कंप्लीटली ब्रेक हो गया। इनकी सबसे खास बात ये होती है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो सारे के सारे आप लोगों के पास में इरिवर्सिबल रिएक्शन बनाएंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये जो AB है ये कंप्लीटली A+ और B- में ब्रेक हो गया, यानी ये सब्सटेंस जो अब है वो बिल्कुल भी नहीं बचा। तो बिल्कुल भी नहीं बचा तो ये वापस अपने ओरिजिनल स्टेट के अंदर नहीं आ सकते, यानी यहाँ पर आप लोगों को कभी भी इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा। अपन लोगों ने इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन भी पढ़ी थी कि इक्विलिब्रियम केवल तभी देखने को मिलता है जब रिएक्शंस कैसी होती है? रिवर्सिबल। अगर कोई रिएक्शन इरिवर्सिबल है
या फिर एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रही है तो उसमें कभी भी इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनको जितना लिया जाता है ये सारे के सारे कंप्लीटली अपने कैटायंस और अपने एनायंस यानी अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा अल्फा होगा वो 100% होगा अगर परसेंटेज में बात करें, और अगर फ्रैक्शन में बात करें तो इनका अल्फा 1 होगा। जबकि मानो अगर मैंने AB जो लिया, अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, यानी A+ और B- बनेगा। यानी इसका कंसंट्रेशन अगर शुरुआत में लिया जाए तो ये C और ये कितना रहेंगे 0 0। अब ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, यानी ये कितना हो जाएगा C में से कुछ C अल्फा ब्रेक होगा तो ये भी C अल्फा बनेगा और ये भी C अल्फा बनेगा। बात समझ में आ रही? तो इनका जो अल्फा होता है वो कभी भी 100% नहीं होता है, इनका अल्फा कभी भी 100% नहीं होगा, यानी इनका जो अल्फा का वैल्यू है वो 1 से बहुत कम होता है। इनके लिए अल्फा का जो वैल्यू होता है वो 1 से बहुत कम होता है, यानी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। तो इनका कुछ पार्ट इनके आयंस में ब्रेक हो जाता है और कुछ हिस्सा यहाँ रह जाता है। तो A+ और B- में जाता रहता है और A+ और B- AB में जाता रहता है। इस कारण से ये जो रिएक्शंस होती है ये आप लोगों के पास में रिवर्सिबल हो जाती है और रिवर्सिबल होने की वजह से आपको यहाँ पर इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। जबकि अगर स्ट्रॉन्ग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग की अगर कंसंट्रेशन शुरुआत में अगर आप लोगों ने C ली, शुरुआत में अगर C ली तो ये कितना हो जाएगा 0 0 और ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, यानी C था जो वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना बन जाएगा C और ये भी कितना बन जाएगा C बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि C- C अल्फा ब्रेक किया अपन लोगों ने, C- C अल्फा इसके लिए ब्रेक करते तो C- C अल्फा ये कितना बनता C अल्फा, ये कितना बनता C अल्फा, और अल्फा का वैल्यू आप लोगों ने कितना लिया 1 तो C- C तो ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा C और ये भी कितना आ जाएगा C। क्लियर है बात? तो जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और इसी वजह से इनका जो अल्फा होता है वो परसेंटेज, अगर डिसोसिएशन इन परसेंटेज पूछा जाए तो 100% होता है और अगर फ्रैक्शन में पूछा जाए तो इनका अल्फा का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। ये हमेशा आप लोगों के पास में इरिवर्सिबल रिएक्शन बनाएंगे और इरिवर्सिबल रिएक्शन बनाने की वजह से इनमें कभी भी इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये अपने आयंस में पार्शियली डिसोसिएट होते हैं या बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, इसलिए इनमें जो रिएक्शंस होती है वो रिवर्सिबल यानी बाइडायरेक्शनल होती है, जिसकी वजह से इनमें इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। ठीक है, अब आता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे और वीक होंगे, और इन स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो अपने पास में एक तरीका है जिससे अपने को इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे और जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन आएगा? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा हो जाएगा आपके पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा हो जाएगा आप लोगों के पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है बात? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन आएगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन आएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में वो सारे सब्सटेंस आएंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास में। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो आपके पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। और तीसरा आता है ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट। जितने भी टाइप के सॉल्ट होंगे वो सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। केवल और केवल कौन सा सॉल्ट छोड़ देना है? एक्सेप्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। केवल ऐसे सॉल्ट छोड़ देने हैं जो बिल्कुल धीरे धीरे खुलते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जिनके लिए अपन KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ते हैं।
वो सारे के सारे जो होंगे वो आप लोगों के पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नहीं आएंगे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन आएगा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में पहला आ जाएगा आप लोगों के पास में वीक एसिड्स। जितने भी वीक एसिड्स होंगे वो सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। दूसरा आ जाएगा आपके पास में वीक बेस, जितने भी वीक बेस होंगे। और तीसरा जो इसका एक्सेप्शन है यानी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, ये जो होंगे आपके पास में वीक होंगे, जैसे AgCl टाइप जो होते हैं वो आप लोगों के पास में कैसे होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्लियर है बात। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कौन कौन आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन आएगा, वीक एसिड्स, और वीक बेस में कौन कौन आएगा, तो अपन इसको देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में हो जाएगा आप लोगों के पास में HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके पास हो जाएगा H2SO4, इसमें आप लोगों के पास एक हो जाएगा HCl, एक हो जाएगा आपके पास में H2SO4, एक हो जाएगा आपके पास में HClO4, एक हो जाएगा आपके पास में HBr, एक आपके पास में HI। ये तो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें एक और आ जाएगा आप लोगों के पास में HNO3, ये तो आपके पास में स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और वीक एसिड्स में कौन कौन आएगा, तो इसमें आ जाएगा आपके पास में एसिटिक एसिड, इसमें आ जाएगा आपके पास में फॉर्मिक एसिड, इसमें आ जाएगा आपके पास में H2S, ये आप लोगों के पास में कैसे होंगे, वीक एसिड्स होंगे। इसमें आ जाएगा एक आप लोगों के पास में HF। ठीक है। दूसरा आता है आप लोगों के पास में स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा आएगा आप लोगों के पास में स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें आ जाएगा आप लोगों के पास में NaOH, इसमें आ जाएगा आपके पास में KOH, इसमें आ जाएगा RbOH, और इसमें आ जाएगा एक आपके पास में NaOH, KOH, RbOH, CSOH। ये आपके पास में कैसे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। और इधर आप अगर बात करें कि वीक बेस में कौन कौन आएगा, तो वीक बेस में आपके पास में आ जाएगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आपके पास में आ जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, इसमें आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके पास में कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो ये कुछ वीक ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कुछ स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कुछ वीक एसिड्स है, और ये कुछ वीक बेस है। ये आपको याद रखना है। अगर वीक एसिड्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोगों के पास में H3PO4 आ जाएगा, H3PO3 आ जाएगा, H3PO2 भी इसमें आ जाएगा। ठीक है। इसमें अगर बात करें तो एल्युमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड जो होगा ये आ जाएगा आप लोगों के पास में। ठीक है। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग हो गए और ये सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा का वैल्यू 1 और इनके लिए अल्फा का वैल्यू लेस देन 1। इनका अल्फा का वैल्यू होता है वो 1 से कम होता है और इनका अल्फा का वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। तो कंडक्टिविटी के लिए कौन से दो रीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो एक आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा आएगा फ्री आयंस। क्लियर है बात। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में रिएक्शन कैसा होगा, रिवर्सिबल। वीक के केस में रिएक्शन कैसा होगा, रिवर्सिबल। और वीक के केस में अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो इसका मतलब वहां पे इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। तो यानी अपन इस चैप्टर में जो ज्यादा पढ़ने वाले हैं तो आयनिक इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, वीक के अंदर। तो अपन इनमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे। क्लियर बात। अब अपन जो इसमें बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट पार्ट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा के बारे में इसमें बात करेंगे।
तो इसमें बात करते हैं नेक्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा। तो जो अल्फा होता है वो क्या होता है? तो ये अल्फा का जो वैल्यू निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं कि डिसोसिएटेड मोल्स, डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स, डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स। यानी आप लोगों ने जितना अमाउंट या जितने मोल्स लिए हैं उनमें से कितने मोल्स ऐसे हैं जो डिसोसिएट हो गए। तो मान लो अगर आप लोगों ने टोटल मोल 100 लिए और 100 में से अगर 75 डिसोसिएट हो गया तो अल्फा का वैल्यू 0.75 हो गया। अगर आप लोगों ने 100 लिए और 100 के 100 डिसोसिएट हो गया तो अल्फा का वैल्यू आपके पास में 1 हो गया और अल्फा का वैल्यू 1 हो गया। इसका मतलब है ये कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। क्लियर है बात? तो अल्फा का जो वैल्यू होता है वो होता है डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स। ठीक है। अब डिसोसिएशन क्या होता है? तो डिसोसिएशन ये होता है कि आप लोगों ने जो अमाउंट लिया है, आप लोगों ने जो अमाउंट लिया है उस अमाउंट में से जो कितना मोल्स है वो डिसोसिएट हो गया, उससे अपने को पता लगता है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। अब एक्चुअली में बात ये करें कि डिसोसिएशन होता क्या है, तो दो बातें अपन यहाँ पे करेंगे। तो एक तो होता है आपके पास में डिकम्पोजिशन और एक होता है आयनाइजेशन और एक होता है डिसोसिएशन। मामूली बात है लेकिन इनको समझना जरूरी है कि डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो पहला अपन इसमें पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होगा? डिकम्पोजिशन क्या होगा? डिकम्पोजिशन में क्या होता है, आप जो सब्सटेंस को लेते हो तो वो सब्सटेंस जो होता है उसमें बॉन्ड्स क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। बॉन्ड्स ब्रेक होकर वो नए सब्सटेंस बना लेते हैं। तो जैसे आप तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, आप लोग या तो कोई हीट देते हो या फिर आप लोग कोई एनर्जी देते हो। हीट या एनर्जी देने की वजह से वहां पे क्या होती है? बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। वहां पे क्या होती है? बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और बॉन्ड ब्रेक की वजह से न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से क्या होता है? न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इससे तो बोला जाता है डिकम्पोजिशन। तो जैसे मान लो डिकम्पोजिशन में अपन ने पढ़ा पहला पायरोलाइसिस, अपन ने पढ़ा पहला पायरोलाइसिस। तो पायरोलाइसिस क्या होता है? तो पायरोलाइसिस में आप क्या करते हो? हीट देते हो। पायरोलाइसिस में क्या करते हो? हीट देते हो। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड, इसको आप लोगों ने क्या किया? पायरोलाइसिस किया। पायरोलाइसिस मींस इसको आप लोगों ने हीट दे दिया। हीट दे दिया तो क्या होगा? हीट दे दिया तो टूट जाएगा ये। तो टूट जाएगा तो ये आपके पास में एक तो CO सॉलिड बना और एक क्या बना? CO2 गैस बन जाएगा, जो गैस वहां से रिलीज हो जाएगी। तो यानी पायरोलाइसिस मतलब हीट दे देना है। हीट देने की वजह से वो सब्सटेंस होगा वो क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा, यानी उसमें बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है ना बात? जैसे मान लो इसमें अपन एक और देखें, पायरोलाइसिस की तरह एक और होता है फोटोलाइसिस। अब फोटोलाइसिस में क्या होगा? इसमें आप लोगों ने हीट दिया था और अब की बार इसमें क्या करोगे? एनर्जी दे दोगे। तो जैसे एनर्जी दे दी, जैसे मान लो Cl2 है और Cl2 को आप लोगों ने अब की बार एनर्जी दे दी। एनर्जी मतलब सनलाइट के तौर पर। तो ये क्या हो जाएगा? 2Cl फ्री रेडिकल्स बना लेगा। ये क्या बना लेगा? Cl के क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बना लेगा। तो एक तो हो जाएगा पायरोलाइसिस जिसमें हीट देते हैं, एक होता है फोटोलाइसिस जिसमें एनर्जी देते हैं। और इसमें एनर्जी देते हैं तो इसमें आपके पास में फ्री रेडिकल्स हो जाएगा और यहाँ कंपाउंड्स में क्या हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक होगा और नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो होता है डिकम्पोजिशन। ठीक है, लिखा डिकम्पोजिशन। अब एक जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन में क्या होगा? आयोनाइजेशन में जो कंपाउंड है वो आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइजेशन में क्या होगा? कंपाउंड जो होगा वो आयोनाइज हो जाएगा। तो एक आता है आप लोगों के पास में आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में मान लो जैसे आप लोगों ने NaCl लिया, NaCl लिया तो ये आप लोगों के पास में Na+ बना देगा और Cl- बना देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये अपने आयंस में ब्रेक हो गया। तो इनके जो आयंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था
वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर से किसी सोर्स ने इनको इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने की वजह से ये अपने कैटायंस और एनायंस में ब्रेक हो गए। तो ये होता है आप लोगों के पास में आयनाइजेशन। अब तीसरा अपने पास में आता है वो आता है पहला अपन लोगों ने पढ़ा था डिकम्पोजिशन, और अब तीसरा जो आता है वो आता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन जो होता है वो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन ही होता है, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन होता है, एक तरीके का डिकम्पोजिशन ही होता है, एक तरीके का डिकम्पोजिशन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आप लोग कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हो और वीक इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो आपको पता है उसका कंप्लीट डिसोसिएशन या कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट क्या होता है, यहाँ पर जो होता है वो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है। इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होने की वजह से जो अब आयंस बनेंगे वो पुराने वाले मटेरियल के साथ में इक्विलिब्रियम बना के रखता है, जो भी अपन ने देखा हुआ था। जैसे मान लो AB है तो वो A+ और B- में ब्रेक हो गया। अब ये जो A+ और B- जो आयंस बने हैं वो अपने इस पुराने इलेक्ट्रोलाइट के साथ में क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम बना के रखते हैं। तो यानी डिसोसिएशन जब भी होगा तो अपन ऐसे कहेंगे कि वहां पर एक इक्विलिब्रियम बना हुआ अपने को दिखेगा। समझ में आ गई। डिकम्पोजिशन होगा तो डिकम्पोजिशन में तो हीट या एनर्जी देकर उन सब कुछ सब्सटेंस को कंप्लीटली नए सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो डिसोसिएशन होगा इसमें आयंस में कन्वर्ट होंगे, लेकिन वो आयंस जो है वो अपने इलेक्ट्रोलाइट के साथ में हमेशा क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। इसको आप लोग बोलते हो डिसोसिएशन। क्लियर है बात। ये सारे टर्म्स अगर अपने को पता है तो उसके बाद में आयनिक इक्विलिब्रियम में ऐसा कुछ बचता नहीं है कि वो आप लोगों को मुश्किल लगे। तो यहाँ से जो मेजरली यहाँ से चैप्टर की अपने पास में स्टार्टिंग होगी। तो ये आयनिक से जुड़ा हुआ कुछ बेसिक था जो आप लोगों को पता वो होना चाहिए। अब यहाँ से चैप्टर की अपन शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर से, वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन कैसे होता है। तो आप लोग वाटर सेल्फ आयनाइजेशन, तो हेडिंग डाल लीजिएगा सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सबसे पहले बात करें कि वाटर जो होता है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वाटर जो होता है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वाटर कैसा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो आपको समझ में आ गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इसका मतलब इसके लिए अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 1 से कम होगा। और अल्फा का वैल्यू 1 से कम होगा तो आप लोगों को सिंपल सी ये भी बात पता है कि रिएक्शन कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। तो बना दीजिए। तो आप लोगों ने H2O लिया, तो H2O लिया तो इसको आयंस में ब्रेक करवा दिया H+ और OH- के अंदर। और आप लोगों ने यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन लिए क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब मानते हैं इसका कंसंट्रेशन T=0 पर इसका कंसंट्रेशन कितना, C। शुरुआत में ये कितने होंगे आप लोगों के पास में, 0 0। T=T', कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, इसमें से कुछ C अल्फा अमाउंट ब्रेक होगा। तो ये कितना बनेगा, C अल्फा, और ये कितना बनेगा, C अल्फा। क्लियर है बात। अब बात आती है कि H2O के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन है, H2O के लिए कॉन्सेंट्रेशन ये कितनी ली जाए। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो आप लोगों के पास में H2O का डेंसिटी होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है। अगर नहीं पता तो आप इसको याद रखें। H2O का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है भैया, 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml इसका मतलब है कि इसका जो 1 ml होता है इसमें इसका 1 ग्राम होगा। तो इसका जो 1000 ml होगा उसमें इसका कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। यानी 1000 ml मतलब इसका 1 लीटर। यानी इसके 1 लीटर में कितना होता है आप लोगों के पास में, 1 किलोग्राम होता है, यानी 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम है तो अपन जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। और मोल क्या होता है, वेट इन ग्राम।
तो वेट कितना दे रखा है 1000 वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा 18। H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा 18। तो मोल कितना आ जाएगा वेट इन ग्राम। तो वेट कितना दे रखा है 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास। अपन लोगों ने पुराने वीडियोस में पढ़ा हुआ है मोल के में कि मोल का फार्मूला वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो वेट इन ग्राम 1000 ग्राम, मोलर मास इसका 18 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना 1 लीटर। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को देखने को मिलता है वो आता है 55.5। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन जो आपको देखने को मिलता है वो आता है 55.5। ये आपको भी याद रखना है। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है। वाटर का जो डेंसिटी होगा वो कितना होगा 1 ग्राम पर ml होगा। तो आप लोगों ने यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया 55.5। अब बात करते हैं कि सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन होगा तो इसको किस तरीके से अपन करेंगे। तो अपन इसको रूम टेम्परेचर पर बात हो रही है। तो रूम टेम्परेचर यानी अपने इसको एनटीपी पर लिया हुआ है और एनटीपी पर टेम्परेचर जनरली अपन 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। तो ये जो सारा घटनाक्रम हो रहा है, ये सारी जो बातें हो रही है ये अपन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर रहे हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैसा होगा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है 55.5। शुरुआत में ये कितना होगा 00। तो 55.5 इसमें से क्या होगा कुछ ब्रेक होगा, जो ब्रेक होगा वो ये बनेगा। अब आपको याद रखना है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O जो होता है वो कैसा H2O कैसा वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मतलब बहुत कम डिसोसिएट होगा। तो इसमें 10⁻⁻7 यानी बहुत कम डिसोसिएट होगा। ये जितना डिसोसिएट होगा उतना ही ये बनेगा और उतना ही आप लोगों के पास में ये बन जाएगा। समझ में आ गई। तो अपने को 2-3 बातें याद रखनी है कि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, वाटर का कंसंट्रेशन 55.5 और जो वाटर का कितना पार्ट डिसोसिएट होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वो आपको बताना है 10⁻⁻7। कितना 10⁻⁻7। अब अपन लॉ ऑफ मास एक्शन अपन लोगों ने पढ़ा हुआ ही है। तो वहां से अपन k लिखना जानते हैं और k क्या होता है यहाँ पे। तो k को बोला जाता है यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट। k को बोला जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट और ये पढ़ डिसोसिएशन कांस्टेंट अपन बोलते थे केमिकल में और यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलो या आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलो, बात एक ही। और डिसोसिएशन कांस्टेंट के आप लोग लिखना ही जानते हो कैसे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है H प्लस इनटू OH माइनस डिवाइडेड बाय H2। तो H प्लस कितना है 10⁻⁻7, OH माइनस कितना है 10⁻⁻7 और ये कितना आ जाएगा 55.5 माइनस 10⁻⁻7। ठीक है। अब आप लोगों को एक और बात, अब सिंपल सी बात है कि 10⁻⁻7 है वो क्या है बहुत कम है। तो बहुत कम है तो 55.5 के रिस्पेक्ट में अपन इसको क्या कर सकते हैं निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 55.5। ये आपके पास में आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो होता है 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 55.5। 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 55.5। ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो इसमें क्या करो आप 100 से ऊपर नीचे क्या करो मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। तो 55.5 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 1.86 हो जाएगा और ये 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 तो ये आ जाता है आप लोगों के पास में 1.86 इंटू 10⁻16। इसको आप याद भी कर सकते हो 1.86 इंटू 10⁻16। ये आपके पास में वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। क्लियर है ना बात। डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट एक ही बात है। यहाँ पे जो कि आयनाइजेशन होता है आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम होगा तो अपन यहाँ पर आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात करेंगे। क्लियर है बात।
आगे देखो भैया, आगे क्या है, तो आगे बात है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालें। बहुत गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, पसीना आ रहा है, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो ये पढ़ते हैं अपन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वो था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो अपन लोगों ने जाना K कितना आया था अपने पास में, H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय H2। अब आयनिक प्रोडक्ट मतलब आयंस का मल्टीप्लिकेशन, तो आयंस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2, और ये कितना हो जाएगा H प्लस इंटू OH माइनस, ठीक है। और इस आयनिक प्रोडक्ट को अपन किससे लिख देते हैं, KW से, तो KW इक्वल्स टू H प्लस इंटू OH माइनस, यानी KW इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 7 इंटू 10 पावर माइनस 7, दैट इज 10 पावर माइनस 14। तो KW जो आया वो आया 10 पावर माइनस 14, और वहां से जो K आया था वो आया था 1.86 इंटू 10 पावर माइनस 16। तो आप लोगों से पूछता है वो कि आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन कांस्टेंट और आयनिक प्रोडक्ट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट और आयनिक प्रोडक्ट, इन दोनों में से ज्यादा कौन होगा। तो 10 पावर माइनस 14 ज्यादा है, 10 पावर माइनस 16 ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है 10 पावर माइनस 14 ज्यादा, तो 10 पावर माइनस 14 ज्यादा यानी आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आयनिक प्रोडक्ट जो होता है वाटर का वो हमेशा ज्यादा होता है किससे, उसके आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट्स। ये बातें कब है, जब टेम्परेचर, बोलो बोलो, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया गया है, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है, ये बातें तब की है। क्लियर है बात। अब आप लोगों को थोड़ा सा लॉग के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बता देता हूँ लॉग के बारे में। कि जो लॉग होता है वो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये जो B होता है, B स्टैंड्स फॉर बेस और A फॉर वैल्यू। A तो होता है उसका वैल्यू और B होता है बेस, ठीक है। बेस जो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे वो दो टाइप के पढ़ेंगे, ये बेस या तो E हो सकता है या बेस आपका 10 हो सकता है। क्लियर है बात। तो एक तो होता है जैसे आप लोगों के पास में सिंपल log x, तो log x लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसका बेस आपके पास में 10 है, तो ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि बेस उसका 10 है। और अगर आपके पास में ऐसे लिखा हुआ है ln x, तो आपको सिंपल सी बात है कि log जो है अब की बार इसका बेस क्या है, e। अगर log लिखा हुआ है तो आपको सिंपल सी बात समझना है कि उसका बेस 10 है, और अगर ln लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो ऐसा log है जिसका बेस क्या है, e है। ऐसा बेस है जिसका, ऐसा बेस है जिसका ऐसा log है जिसका बेस क्या है, e है। क्लियर है बात। अब जैसे log मैंने लिखा b स्क्वायर, तो log की ये प्रॉपर्टी होती है कि log में जो पावर में होता है वो आगे आ जाएगा, तो इसको आप लिख दोगे log में, लिख दोगे इसको 2 log b लिख दोगे। जैसे आपके पास में ऐसे लिखा हुआ है log 100, तो log 100 को क्या लिख सकते हो आप, log 10 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो आप 2 log 10। क्लियर है बात। log की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वैल्यू में जो भी पावर होगी, वैल्यू में जो भी पावर होगी वो पावर log के आगे आ जाती है। क्लियर है बात। तो ये है आप लोगों के पास में पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी जो log का है, log का जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से, जैसे आप लोगों के पास में log में लिखा हुआ है log m इंटू n, तो आप इसको लिख सकते हो log m प्लस log n। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी है जब ऐसे लिखा हुआ आपके पास में log
m बाई n, तो इसको आप लोग लिख सकते हो log m माइनस log n। log m इंटू n को आप ये लिख सकते हो, लेकिन इसको आप ये नहीं लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? log में अगर m इंटू n, log में अगर दो डिजिट है और उन दोनों डिजिट का अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उनको सेपरेटली आप उनका log लेके ऐड करवा सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों के पास में ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप लोगों के पास में ऐसा लिखा हुआ है कि log m प्लस n, तो आप इसको log m इंटू log n ये नहीं लिखोगे। बात क्लियर आ गई? तो log में मल्टीप्लिकेशन होगा तो सेपरेट करके उनको ऐड करवा देंगे, log में अगर डिवीजन होगा तो सेपरेट करके उनको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। क्लियर है बात? ये आपका एक और आता है आप लोगों के पास में कि अगर log आपके पास में ऐसे लिखा हुआ है इक्वल्स टू b, यानी जो है बेस है, या फिर आप इसको बेस बना दो b और इसको कुछ ले लो आप x, तो जो a का वैल्यू आप लोग निकालोगे वो हो जाएगा b टू द पावर x। a का वैल्यू जो निकालोगे वो कितना हो जाएगा? b टू द पावर x। सिंपल है बात आप लोगों के पास में। जैसे इसका एक एग्जांपल करें कि log बेस यहाँ पे दे दो आप 10 और यहाँ पे दे दो कुछ x और यहाँ पे आ गया आपके पास में 2, तो ये जो x होगा ये 10 पावर 2 हो जाएगा। ये जो x कितना हो जाएगा? 10 पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये आपके पास में चौथा प्रॉपर्टी है। ये आप लोग की कुछ प्रॉपर्टीज है वो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अपन यहाँ पर एक log का टेबल बना देते हैं, क्योंकि log के वैल्यूज जो है वो आपको 1 से 10 तक log के वैल्यूज आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में ये सारा काम आने वाला है। सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं, डरने का कुछ नहीं है। तो जो log 1 होता है इसका वैल्यू 0 होता है, log 2 होता है ये 0.3010 होता है, log 3 होता है ये 0.4717 होता है, log 4, अब देखो log 4 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 2 का स्क्वायर, और अभी पढ़ा था जो पावर में होता है वो आगे आ जाएगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 log 2, और तो 2 और log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.30, तो ये कितना हो जाएगा 0.60, कितना हो जाएगा 0.60। log 5 जो होगा ये आपके पास में हो जाएगा 0.69, कितना हो जाएगा 0.69। अब लिखो log 6, तो log 6 को कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिखा जा सकता है log 2 into 3, log 2 into 3। तो अभी वाला जो आप लोगों को रूल बताया था कि log में ऐसे लिखा हुआ log m into n, उसको क्या लिख सकते हैं आप लोग? log m प्लस log n लिख सकते हो। तो log 2 होता है 0.30 और ये होता है 0.47, तो ये कितना हो गया 0.77। log 7 जो है वो आपको याद रखना है 0.84 होता है। log 8 कितना होगा? log 8 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं log 2 का पावर 3, 2 into 2 4, 4 into 2 8, तो 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 यानी पावर तो क्या होगा आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा log 2, तो पावर तो 3 आगे आई और log 2 कितना होता है 0.30, तो ये कितना हो गया 0.90, ठीक है। अब बचता है आप लोगों के पास में log 9 को आप लोग लिख सकते हो log 3 का स्क्वायर, ये पावर आगे आ जाएगी और log 3 आप जानते ही हो 0.47, तो ये कितना हो जाएगा 0.94 और log 10, तो ध्यान रखना जब बेस और वैल्यू दोनों बराबर हो जाए तो वो हमेशा क्या देता है 1 देता है। जब बेस और वैल्यू हमेशा बराबर हो जाए तो वो क्या देता है आप लोगों को 1 देता है। क्लियर है बात?
ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हो रहा है वो ये है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपन ने पढ़ा, लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कौन कौन फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो आप लोग टाइटल डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो पहला आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो पहला आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें आप टाइटल डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को ऐसे कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल सी बात है, अपन ने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा 1 और वीक के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर अपन क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कैसा नेचर है। तो सॉल्वेंट का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग, तो अब जो सॉल्वेंट होता है उससे रिलेटेड एक टर्म होता है और उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, जो सॉल्वेंट होता है उससे जुड़ा हुआ एक टर्म होता है। अब मान लो कुछ ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिनका पावर जो है वो सॉल्यूट्स को इजीली ब्रेक कर सकता है। तो सॉल्यूट्स को अगर इजीली ब्रेक करेगा तो ज्यादा उनका आयंस बनाएगा, तो उनके लिए आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, अल्फा ज्यादा हो जाएगा। कुछ सॉल्वेंट ऐसे हैं जो सॉल्यूट्स को कम ब्रेक कर पाएंगे, तो उनके लिए अल्फा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उनके लिए अल्फा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो सॉल्वेंट्स है, जो सॉल्वेंट है उससे रिलेटेड आप लोगों के पास में एक टर्म होता है और उस टर्म को क्या बोला जाता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उस टर्म को क्या बोला जाता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इट इज अ पावर ऑफ, it is a power of solvent, it is a power of solvent which breaks the force, which breaks the force of attraction, which breaks the force of attraction between solute particles। सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा, सॉल्यूट के, ध्यान रखना, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको जो ब्रेक करता है वो क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये किसका पावर होता है, हमेशा सॉल्वेंट का। यानी जिस सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वो सॉल्यूट पार्टिकल्स के फोर्स को उतना आसानी से ब्रेक करेगा, और उतना आसानी से ब्रेक करेगा तो यानी उसका अल्फा क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो जो H2 होता है इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ 81 होता है, जो CH3OH होता है इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ 32 के आसपास होता है, और C2H5OH होता है इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ 23 के आसपास होता है। कुछ एसीटोन होता है इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ 15 से 18 के आसपास होता है। यानी H2O का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, H2O का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा होता है। तो H2O में अगर किसी को घोलेंगे तो उसका अल्फा क्या होगा, ज्यादा होगा, बजाय किससे, मेथनॉल और एथेनॉल और एसीटोन से। तो एसीटोन होता है वो एक बहुत ही घटिया लेवल का सॉल्वेंट होता है, जबकि H2O होता है ये सबसे अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। इसलिए आप जनरली देखते हो कि वाटर के अंदर ऑलमोस्ट लगभग सारी की सारे जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ सब्सटेंस जो होते हैं वो H2O के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि H2O का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये एक सॉल्वेंट का पावर होता है जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स में या पार्टिकल्स में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को ब्रेक करता है। तो जितना ज्यादा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज्यादा इनके बीच के पार्टिकल्स को
पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको उतना अच्छे से तोड़ देगा, और जितना ज्यादा तोड़ेगा उतना ज्यादा डिसोसिएशन, और जितना ज्यादा डिसोसिएशन उतना ज्यादा उसका अल्फा का वैल्यू। तो याद रखिएगा कि H2O जो होता है इसमें अगर किसी को बोलेंगे तो उसका अल्फा ज्यादा आएगा इनके कंपैरिजन। ठीक है, तीसरा अपन लोगों के पास में आता है, तीसरा अपन लोगों के पास में आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अपन ने एलसीपी ली-चाइल्डर प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम का एक वीडियो अपने बना हुआ है। तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है और उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। और रिएक्शन जितना ज्यादा आगे जाएगा, रिएक्शन जितना ज्यादा आगे जाएगा इसका मतलब है कि उसका डिसोसिएशन क्या हो रहा है, मोर डिसोसिएशन, यानी उसका डिसोसिएशन आपके पास में क्या होगा, ज्यादा होगा। और ज्यादा डिसोसिएशन होगा तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि उसका अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, इसका मतलब उसका जितना उसका ज्यादा डिसोसिएशन होगा और उसका अल्फा का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। एक आता है अपने पास में फोर्थ कॉमन आयन इफेक्ट, एक आता है अपने लोगों के पास में फोर्थ कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट की खास बात क्या होती है कि अगर इसको थोड़ा सा आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको अपन डिस्कस करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट, और एक होता है अपोजिट आयन इफेक्ट, अपोजिट या काउंटर आयन इफेक्ट, काउंटर आयन इफेक्ट। ये दोनों जो है इनको अपन नेक्स्ट वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। अपने पास में नेक्स्ट वीडियोस में क्या होगा, तो अपन स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होंगे उनका जो मिक्सचर होगा उनका पीएच निकालेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होगा, इनके मिक्सर का पीएच निकालेंगे। वीक एसिड होगा और वीक एसिड होगा, इनका पीएच निकालेंगे, पीएच निकालेंगे, इनका पीओएच निकालेंगे। ये सारी बातें अपन नेक्स्ट वाले में करेंगे, किस तरीके से अपन लोग पीएच कैलकुलेशन करेंगे। तो ये सारी बातें जो आप लोग ध्यान रखिएगा, पीएच, केडब्ल्यू, पीओएच, इनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होने वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक अगर आप लोगों ने ये वाले पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप लोग उनको देख लीजिए, और तो ये लेक्चर और इसके आने वाला जो लेक्चर है वो आयनिक इक्विलिब्रियम का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहीं से अगर ये दो लेक्चर, अगर आप पिछला वाला और ये वाला लेक्चर अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आप लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम 110% समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, नेक्स्ट वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको मिस मत करिएगा। ये वाला लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, फिर भी आप लोगों के लिए ये लेक्चर बनाए जा रहे हैं, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। और अगर देख ही रहे हो तो जाते जाते एक और काम कर देना, ये जो आपका चैनल है फेवरेट सा, जानते ही हो आप इस चैनल का नाम तो क्या है, केमिस्ट्री कोच। इस चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा और साथ ही साथ में घंटी दी हुई है वो घंटी बजा देना। मेरे तक आवाज आ जानी चाहिए कि भैया ये जो है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया और घंटी बजा दी है ना। घंटी बजाने से फायदा यही है कि जब भी कोई आप लोगों के पास में लेक्चर अपलोड होगा या कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगर आप बिजी हो, अगर वैसे तो होंगे नहीं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, अभी कुछ खुला हुआ है नहीं, फिर भी अगर आप बिजी हो तो आप लोगों को वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप लोग टाइम निकालकर इस वीडियो को देख लेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनको भी रिक्वायरमेंट है, जो भी लोग फंसे हुए हैं घर पे या जिनको भी आयनिक थोड़ा टफ लगता है तो उनकी मुश्किल जो होगी वो आसान हो जाएगी। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो जितनी भी आपकी सोशल प्रोफाइल है, जैसे आपका फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर अगर आप चलाते हो तो वहाँ पर इस वीडियो को जरूर इसका लिंक
आप कॉपी करके उसको शेयर कर दीजिएगा। और डेफिनेट सी सिंपल सी बात ये कि कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप लोगों को कहाँ पर क्वेरी आ रही है या कोई डाउट हो, या फिर आप लोगों को ये लेक्चर बहुत बढ़िया लगा है तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हमेशा की तरह अपने वीडियो सुपर डुपर लाइक्स हो रहे हैं, उन पर लाइक्स बहुत आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उन पर लाइक्स और ज़्यादा बढ़ जाए। व्यू बढ़ाने का काम आपका है, लेक्चर पसंद आएगा वो काम आप करोगे। तो बस यही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।